हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2010 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। इफ यू हैड नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर ऑल अपडेट्स। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड, जेनिफर एगन। ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड अमेरिकी लेखक जेनिफर एगन की 2011 की पुलित्जर पुरस्कार विजेता बुक है। यह पुस्तक 13 परस्पर संबंधित कहानियों का एक सेट है जिसमें सभी पात्रों का एक बड़ा समूह बेनी सालाजार, एक रिकॉर्ड कंपनी के कार्यकारी और उनकी सहायक साशा से जुड़ा हुआ है। इस पुस्तक को नोप पब्लिकेशन द्वारा 8 जून 2010 को पब्लिश किया गया था। ये पुस्तक 328 पेज की है और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। पुस्तक विभिन्न युगों के ज़्यादातर आत्म विनाशकारी पात्रों पर केंद्रित है जो जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उन्हें अप्रत्याशित और कभी कभी असामान्य जीवन द्वारा दिशाओं में भेजा जाता है। कहानियाँ 1970 के दशक से वर्तमान और निकट भविष्य में समय के साथ आगे पीछे होती रहती है। कई कहानियाँ न्यूयॉर्क शहर में और उसके आसपास घटित होती है, हालांकि अन्य सेटिंग्स में सैन फ्रांसिस्को, इटली और केन्या शामिल है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने के अलावा पुस्तक ने 2010 में फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी जीता। नंबर 2 पर है द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरियता लैक्स। द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरियता लैक्स अमेरिकी लेखक रेबेका स्कोलोट की एक नॉन फिक्शन पुस्तक है। इस पुस्तक को क्राउन पब्लिकेशन ने 2010 में प्रकाशित किया था। ये 381 पेजों की पुस्तक है और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। इस पुस्तक ने 2011 के सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक कार्य के लिए राष्ट्रीय अकेडमी संचार पुरस्कार जीता, जो विज्ञान, इंजीनियरिंग या चिकित्सा में विषयों की सार्वजनिक समझ में मदद करता है। पुस्तक हेनरियटा लैक्स और अमर कोशिका रेखा के बारे में है, जिसे हेला के नाम से जाना जाता है, जो 1951 में लैक्स के गर्भाशय ग्रीवा की कैंसर कोशिकाओं से आई थी। स्कोलुड को लैक्स में दिलचस्पी तब हुई जब एक जीव विज्ञान शिक्षक ने उसे संदर्भित किया, लेकिन उसके बारे में बहुत कम जानता था। स्कोलुट ने उस पर व्यापक शोध करना शुरू किया और पुस्तक बनाने के लिए लैक्स के परिवार के साथ काम किया। पुस्तक अपने विज्ञान लेखन और चिकित्सा अनुसंधान में नस्ल और वर्ग के नैतिक मुद्दों से निपटने के लिए उल्लेखनीय है। स्कोलुट ने कहा कि कुछ जानकारी हेनरियटा लैक्स की बेटी डेबोरा लैक्स की पत्रिका के साथ साथ अभिलेखीय तस्वीरें और दस्तावेज, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक शोध से ली गई थी। यह स्कोलुट की पहली किताब है। नंबर 3 पर है डायरी ऑफ अ विम्पी किड, द अगली ट्रूथ। एक विम्पी किड की डायरी द अगली ट्रूथ अमेरिकी लेखक और कार्टूनिस्ट जेफ किडनी द्वारा 2010 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बच्चों की फिक्शन किताब है और डायरी ऑफ ए विम्पी किड सीरीज़ की 5वीं किताब है। द अगली ट्रूथ ने अपने प्रकाशन के शुरुआती सप्ताह में 5,48,000 प्रतियाँ बेची और ये एक बेस्ट सेलर रही। 2019 पेज की इस किताब को एमिलेट बुक्स यूएस, पफिन बुक्स यूके ने 2010 में पब्लिश किया था। ये कहानी ग्रेग के साथ शुरू होती है, जिसमें बताया गया है कि चूंकि पिछली किताब में उनकी और उनके सबसे अच्छे दोस्त रॉली के बीच बड़ी लड़ाई हुई है, इसलिए उनकी दोस्ती इतिहास रही। ग्रेग की माँ सुसान हेफरी ने घोषणा की कि वह अपने दिमाग को उत्तेजित करने के लिए कुछ महीनों के लिए कॉलेज वापस जाएगी। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज़ की शुरुआती किताबें ज़रूर पढ़ लें। नंबर 4 पर है ह्यूमन चेन। ह्यूमन चेन 2010 सीवस हेनी का 12वां और अंतिम कविता संग्रह है, जिन्हें साहित्य में 1995 का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसने फॉरवर्ड पोएट्री प्राइज बेस्ट कलेक्शन 2010 में अवार्ड जीता। 2011 के लिए आयरिश टाइम्स पोएट्री नाउ अवार्ड और 2011 ग्रिफिन पोएट्री प्राइज के लिए इस बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया था। यह हेनी का दूसरा पोएट्री नाउ अवार्ड था, जो इससे पहले 2007 में डिस्ट्रिक्ट और सर्कल के लिए जीता था। फेबर एंड फेबर यूके, फरार, स्ट्रॉस एंड ग्यूरॉक्स यूएस द्वारा सितंबर 2010 को पब्लिश किया गया था। इस पुस्तक में 96 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया है। ह्यूमन चैन रंगों और यादों की, फुसफुसाई चीज़ों की अंडरवर्ल्ड में यात्रा की, शोक गीतों और अनुवादों की, गूंज और खामोशी की किताब है। ये 3 चित्रकारों कोलिन मिडल्टन, नैन्सी वाइन जोन्स, डेरेक हिल के भूतों को मिलाता है, जिन्होंने आयरिश प्रकाश और आयरिश मौसम के साथ काम करते हुए अपना जीवन बिताया। 3 भाग की कविता चैंसन डी एवेंचर एक स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद एम्बुलेंस द्वारा एक यात्रा का वर्णन करती है।
कोमल श्रद्धा के साथ जॉन केट्स का आह्वान करती है। नंबर 5 पर है द हेयर विथ एम्बर आइज, ए हिडन इनहेरिटेंस। द हेयर विथ एम्बर आइज, ए हिडन इनहेरिटेंस 2010 ब्रिटिश सिरेमिकिस्ट एडमंड डी वॉल का एक पारिवारिक संस्मरण है। यह पुस्तक फरार, स्ट्रॉस एंड जिरोक्स द्वारा 2010 को प्रकाशित की गई थी और इस पुस्तक में 353 पेज है। डी वॉल अपने परिवार की कहानी बताता है। एफ्रोसी जो कभी एक बहुत अमीर यूरोपीय यहूदी बैंकिंग राजवंश था जो ओडेसा, वियना और पेरिस में केंद्रित था और रोथस्चाइल्ड परिवार के साथी थे। 1938 में जब नाजियों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली तो एफ्रोसिस ने लगभग सब कुछ खो दिया और युद्ध के बाद अपनी अधिकांश संपत्ति को वापस पाने में असमर्थ थे, जिसमें अनमोल कलाकृति भी शामिल थी। 264 जापानी नेत्सुके का आसानी से छिपा हुआ संग्रह युद्ध के वर्षों के दौरान वियना के पालिस एफ्रोसी में एक वफादार नौकरानी अन्ना द्वारा लघु मूर्तियों को बचाया गया था और उन्हें एक गद्दे के अंदर बंद कर दिया गया था। नंबर 6 पर है द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज। द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर, एक भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। स्क्रिबनर द्वारा 16 नवंबर 2010 को प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में 592 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। इसने जर्नल नॉन फिक्शन के लिए 2011 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। मुखर्जी न केवल जो देखते हैं उसकी एक फोरेंसिक रूप से सटीक तस्वीर व्यक्त करने का प्रबंधन करते हैं, बल्कि एक कमकपी भी आपको फील कराते हैं जो वह खुद महसूस करते हैं। द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज 20वीं शताब्दी में महाकाव्य लड़ाई के माध्यम से हजारों साल पहले इसकी पहली प्रलेखित उपस्थिति से इलाज, नियंत्रण और इसके सार की एक क्रांतिकारी नई समझ को दिखाती है। रिवेटिंग, अत्यावश्यक और आश्चर्यजनक किताब द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज कैंसर के उपचार के भविष्य में एक आकर्षक झलक प्रदान करती है। ये एक रोशन करने वाली किताब है जो उन लोगों को आशा और स्पष्टता प्रदान करती है जो कैंसर का रहस्योद्घाटन करना चाहते हैं। पुस्तक अनुशंसाएं, लेखक साक्षात्कार, संपादकों की पसंद और बहुत कुछ है जो आपको एक दिशा दिखाता है। नंबर 7 पर है हाउ शुड ए पर्सन बी। द मिडल स्टोरीज और टिकनर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर लेखक से एक सुंदर जीवन की संभावना में एक साहसिक पूछताछ होती है। हाउ शुड ए पर्सन बी उत्तर आधुनिक स्व सहायता पुस्तक और एक युवा महिला के रूप में कलाकार का एक काल्पनिक चित्र वास्तव में ऐसे 2 कलाकारों की कहानी कहता है जो आपके दिल में उतर जाती है। शीला हेती ने 306 पेज की किताब में एक जीवन दर्शन पेश किया है और इस बुक को विंटेज बुक्स ने पब्लिश किया है। एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? शीला और उसकी सबसे अच्छी दोस्त मॉर्गॉक्स सहित कलाकारों और लेखकों की कहानी बताती है जो नाम मात्र के सवाल का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुस्तक में वास्तविक प्रतिलेख, ईमेल, साथ ही कथा और गैर कथा शामिल है जो सेक्स के बारे में एक बहुत ही समकालीन कहानी कला बनाने और महिला मित्रता की जटिल गतिशीलता को बताने के लिए होती है। नंबर 8 पर है हु फियर्स डेथ। हु फियर्स डेथ नाइजीरियाई अमेरिकी लेखक नेदी ओकोराफोर का एक साइंस फिक्शन उपन्यास है जिसे 2010 में DAW द्वारा प्रकाशित किया गया था जो पेंगुइन बुक्स की एक कंपनी है। इस पुस्तक में 304 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए 2011 के वर्ल्ड फिक्शन पुरस्कार के साथ साथ 2010 कार्ल ब्रैंडन किंड्रेड पुरस्कार मिला। साथ ही साथ नस्ल और जातीयता से निपटने वाले सत्य कथा के उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अकाटाविच से लेकर बिंटी ट्रायलॉजी तक अफ्रीकी भविष्यवादी लेखक नेदी ओकोराफोर ने भव्य गद्य के साथ शक्तिशाली कहानियाँ लिखी है। उनके सभी उपन्यास पढ़ने योग्य हैं, यहाँ तक कि उनके स्टार वॉर्स, ट्रैश कॉम्पैक्टर, मॉन्स्टर के बारे में लघु कहानी भी। लेकिन उनका स्टैंडअलोन उपन्यास हु फेस डेथ विशेष रूप से शानदार है। नंबर 9 पर है द वे ऑफ किंग्स। द वे ऑफ किंग्स अमेरिकी लेखक ब्रैंडन सैंडरसन द्वारा लिखित एक महाकाव्य उपन्यास है। उपन्यास 31 अगस्त 2010 को टॉर बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 1007 पेज है और इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। द वे ऑफ किंग्स में एक प्रस्तावना, 75 अध्याय, एक उपसंहार और 9 अंतराल शामिल है। कहानी तलादीन, शलन डावर, सजेत सोन वलानो, डालिनार खोलिन, एडोलिन खोलिन और कई अन्य छोटे पात्रों के दृष्टिकोण के बीच घूमती है जो प्रतीत होता है कि असंबद्ध जीवन जीते हैं। सजेत एक क्षीण व्यक्ति जिसे उसके लोगों ने निकाल दिया और जिसने अपने लगातार बदलते स्वामी का पालन करने की निंदा की थी।
उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक अलेस्कर के राजा की हत्या करने के लिए भेजा जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह लगातार हाथ बदलता है, इस तथ्य को छिपाने की पूरी कोशिश करता है कि उसके पास एक ऑनर ब्लेड है, यानी हिरास द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पौराणिक ब्लेड जो किसी भी सामग्री को काट सकता है। नंबर 10 पर है सुपर सैड ट्रू लव स्टोरी। सुपर सैड ट्रू लव स्टोरी अमेरिकी लेखक गैरी शेटिनगार्ड का तीसरा उपन्यास है। ये रैंडम हाउस द्वारा जुलाई 2010 में प्रकाशित हुआ था और इसे अंग्रेजी भाषा में दर्शाया गया था। उपन्यास निकट भविष्य के डायस्टोपियन न्यूयॉर्क में होता है, जहां जीवन पर मीडिया और खुदरा का वर्चस्व है। एक रूसी अप्रवासी का बेटा नायक लियोनार्ड अब्रामोव एक मध्यम आयु वर्ग निंदनीय व्यक्ति जिसकी मानसिकता अभी भी पिछली शताब्दी में है, न्यू जर्सी के एक युवा कोरियाई अमेरिकी यूनिस पार्क के प्यार में पागल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।